हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है जनजाति गौरव दिवस के बारे में। आपसे डायरेक्टली प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि आप हमको बताइए कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द आपसे मॉडर्न इंडिया में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विभिन्न विद्रोह आपको दे दिए जाएंगे और उनमें आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रम लगाकर बताइए कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। दूसरा प्रश्न आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह का किसने नेतृत्व किया, नेता कौन था। तीसरा जो थोड़ा और गहराई में प्रश्न बनेगा वो ये बन सकता है कि इनमें से किस विद्रोह के क्या उद्देश्य थे, क्या डिमांड थी, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा के अंतर्गत या क्या मुंडा विद्रोह के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। इवन आपसे संथाल विद्रोह के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। बट हो सकता है कि अब आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले सीक्वेंस को, कि दक्कन विद्रोह पहले हुआ था, मुंडा पहले हुआ था, संथाल पहले हुआ था, या नील विद्रोह पहले हुआ था। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने अपनी मॉडर्न इंडिया की क्लास में ऑलरेडी कवर करा दिया है। आप में से जिन बच्चों ने मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन कोर्स ना देखा हो वो श्री आईएएस एकेडमी के श्री आईएएस एकेडमी की वेबसाइट या श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर जाकर उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी की डिटेल हम आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो अभी इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। इस आर्टिकल के बारे में कहा गया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस का सामान्य सा अर्थ होता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन जनजातियों ने अपना योगदान दिया उनको याद करना। क्योंकि हुआ क्या है कि भारत की जो हिस्ट्री लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया, वो केवल और केवल 2 या 3 आइडियोलॉजी पर लिख दिया गया था। बाद में कई सारे ऐसे विचारक आए या कह सकते हो इतिहासकार आए, जिनको आप एक तरीके से कहते हो सबल्टन हिस्टोरियन। उन सबल्टन हिस्टोरियंस ने जनजाति विद्रोहों को डिटेल में बताया, जिनमें से एक नाम सबसे प्रमुख है, वो है सुमित सरकार। आप में से जैसे कई सारे बच्चे होते हैं ना, बाज़ार में जाते हो, आप सोचते हो कि ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें। हम ये नहीं करते हैं। हमें ये पता है कि अगर हमें जनजातियों के बारे में पढ़ना है तो हम सुमित सरकार को पढ़ेंगे। अगर हमको गांधी के बारे में पढ़ना है तो हम रामचंद्र गुहा और आपके शेखर बंदोपाध्याय इनको पढ़ेंगे। और यदि हमको मराठा और बाकी जो छोटे छोटे आंदोलन हुए थे, युद्ध हुए थे, उनके बारे में पढ़ना है तो हम कहेंगे कि बीएल ग्रोवर की किताब, समझ गए। और बिपिन चंद्रा को तभी पढ़ेंगे जब हमें कांग्रेस के बारे में पढ़ना हुआ, समझ गए। तो यही हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर जो जनजातियों को लेकर है वो आपको यहाँ शेखर बंदोपाध्याय या बीएल ग्रोवर या बिपिन चंद्रा इसमें नाम मात्र का दिखाया जाएगा। बट सुमित सरकार को अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेल में और डेप्थ में दिखाया जाएगा। इवन आप राम लखन शुक्ल को अगर आप पढ़ेंगे, राम लखन शुक्ला ही शायद नाम है उनका, डीयू के प्रोफेसर रहे हैं, तो उनकी किताब जब आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें भी आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो वो खैर मेंस की बातें हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल की बातें, जीएस की बातें नहीं है। प्री के हिसाब से जितना आपको पढ़ना है वो हमने आपको वहाँ बता रखा है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक क्या है, क्या नहीं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे इनको स्किप कर सकते हो। बाकी बिरसा मुंडा के उलगुलान को लेकर या महान हलचल को लेकर, क्रांति को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अभी मैंने जितना बताया बस उसी लेवल पे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सरकार ने क्या किया है। तो सरकार ने एक योजना जारी की है जिसका नाम है पीएम जनमन। पीएम जनमन का मतलब है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें कहा गया कि सरकार 11,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण करेगी, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगी ताकि जनजाति लोगों को ये एहसास ना हो कि वो भारत से अलग हैं, या उनको ये एहसास ना हो कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। सरकार ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है दजगुआ, है ना, जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आप इतना डेप्थ में मत जाओ। बाकी ये पीएम जनमन को लेकर आगे चलकर हम आपको डिटेल में कवर कराएंगे कि ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं।
एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में तो आपको पता ही है ना, या कहें बंधन विकास केंद्रों के बारे में आपको पता है। इवन आपने एक पोर्टल भी देखा होगा ट्राइफेड, है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटी के बने हुए उत्पादों को बाजार में, या कह सकते हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ना। ये चीज़ें आपको पता है, तो इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खोला गया है, क्या क्या नहीं खोला गया। बाकी ये इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, और हालांकि अगर आप मॉडर्न इंडिया की क्लास करते हैं तो वहाँ पे हमने दे रखा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत किससे रिलेटेड थे, संथाल का संबंध किससे, खोंड का संबंध किससे, भील का संबंध किससे, गोंड का किससे संबंध है। इन चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब बात आती है बिरसा मुंडा के बारे में, क्योंकि इन्हीं के बर्थडे को ध्यान में रखकर तो मनाया जाता है, 15 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित थे? छोटा नागपुर से, मुंडा जनजाति से इनका संबंध था, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप को भगवान का अवतार बताते थे ताकि अंग्रेज डरें, है ना। और इनके बारे में कई सारे इनके कोट्स वगैरह हैं, है ना, महान हलचल को लेकर। काटो, शायद वो क्या नाम है, बड़ा अच्छा वर्ड है कि काटो काटो ऐसे करके कुछ है, तो वो मुझे याद नहीं है अभी ढंग से, वो इन्हीं की भाषा में था, ठीक। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना, ये कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। मुंडा और उराव समुदाय, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, है ना। चाई बादशाह सरदारों, ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको बस इतना पता हो कि जो मुंडा विद्रोह था ये ब्रिटिश विरोधी और मिशनरी विरोधी गतिविधियों से संबंधित था। मिशनरियाँ क्या करती थी, जितने भी आदिवासी होते थे उनका धर्मांतरण करा देती थी। और ब्रिटिश विरोधी क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनके जो लोकल रिसोर्सेज होते थे, जल जंगल ज़मीन, उनको छीन लेते थे। जैसे आज भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर अपने कहते हैं टूरिज़्म या वहाँ पे खनन वगैरह इस्टेब्लिश करना चाहती, तो ये लोग विरोध करते हैं। और आप आए दिन देखते ही होंगे, जैसे अभी आपने हसदेव के बारे में देखा, हसदेव जंगलों के बारे में, है ना। तो ये तब से चला आ रहा है, ऐसा नहीं। हालांकि आज जो सरकार करती है तो उसमें ध्यान रखती है कि हाँ इनकी दिक्कतें ना हो। उस समय अगर कोई आंदोलन करता था ना तो सबको गोलियों से भूंस दिया जाता था। वहाँ ये नहीं सोचा जाता था कि ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, है ना, ये भी इंसान है, ये कुछ नहीं सोचा जाता था। तो जो लोग आज कभी कभी कह नहीं देते हैं सरकार का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, कि इससे अच्छा तो ब्रिटिश राज का शासन था, ये लाइन कभी मत यूज करना। ब्रिटिश राज का जो शासन था ना वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। आप अगर मेरे से ये पूछो कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा अच्छे थे या मुग़ल, तो मेरी ओर से यही होगा कि मुग़ल ज़्यादा अच्छे थे। मैं फिर से कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज की डेट में सबसे अच्छे मुग़ल ही थे, उनके कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको लूट कर हमारा पैसा अपने देश ले गए। मुग़लों ने कम से कम हमको लूटा तो था, बट हमारे यहाँ ही उन्होंने इन्वेस्ट किया, समझ गए। और मुग़लों में क्या था, एक न्यूट्रल अप्रोच थी। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, औरंगजेब के बिहेवियर को छोड़ दिया जाए, या और भी कई जो मुग़ल राजा हुए उनको छोड़ दिया जाए, तो सामान्यतः सब लोग भारत में मिलकर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सरदारी आंदोलन क्या है आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये डेट याद कर लेना, है ना, कि 1858 और 90 के दौर में हुआ, मतलब 1857 के बाद ये हुआ, ठीक है। बस इतना याद करना, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जबरन मजदूरी और बिचौलियों को लेकर था, है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से इतना ही आपको पढ़ना था। अगला हमारा आर्टिकल है यूरोप का डिजिटल यूरो। आपसे क्वेश्चन यूरोप के डिजिटल यूरो पे तो नहीं आएगा, बट इंडिया की CBDC या कह सकते हो ई-रूपी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बस इतना पता हो कि हाल के दिनों में जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है, उसी तरीके से यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है उसने डिजिटल यूरो को एक नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि इसको एज ए क्रिप्टो करेंसी के रूप में या डिजिटल करेंसी के रूप में यूज किया जा सके। डिजिटल यूरो का पर्पज क्या है? मध्यस्थ बैंकों या गेटवे के बिना प्रत्यक्ष भुगतान की सुविधा प्रदान करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आप श्री IAS एकेडमी का कोर्स परचेज करते होंगे तो आपको उसमें कई ऑप्शन दिखते होंगे।
आपको दिखता होगा गूगल पे भी, फ़ोन पे भी, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कई ऑप्शन दिखते हैं। वो जो ऑप्शन आपके दिखते हैं ना इतने सारे, ये ऑप्शन आपको कौन दिखाता है? ये दिखाता है गेटवे, जिसको बोलते हैं भुगतान गेटवे। और इस भुगतान गेटवे में जैसे आप नाम सुनोगे रेजर पे, कैश फ्री, ये सब श्री IAS एकेडमी का कोलैबोरेशन है रेजर पे के साथ में। तो रेजर पे क्या करता है कि इतने ऑप्शन आपको देता है। अब आपके मन में होगा सर ऑप्शन देता है तो कुछ आपसे लेता भी होगा, तो जी हाँ, रेजर पे हमसे टोटल अमाउंट का 2 से 2.5% रुपये कट करता है। मान लो आपने अगर 100 रुपये का कोर्स परचेज किया तो 2.5 रुपये रेजर पे के होते हैं ट्रांजैक्शन के, क्योंकि वो ये ऑप्शन दे रहा है। समझ गए? उसी को गेटवे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये CBDC का आप यूज करेंगे तब ये कोई भी गेटवे काम का नहीं होगा। मतलब हमें किसी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी बैंक पे नहीं जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहा। ठीक, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो भारत की करेंसी पे आएगा। ठीक, तो भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार ने या कहें RBI ने 2022 में CBDC को डिजिटल रुपए के रूप में लॉन्च किया था। और ये मानकर आप चलो कि 2025 से लेकर 2027 तक मार्केट में ये आ जाएगा और काफ़ी अच्छे से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको ही पता है कि भारत में नोटों में प्रिंटिंग करने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो वो बचेगा हमारा। हालांकि ऐसा नहीं कि ये आ जाने से सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें भी भ्रष्टाचार का कोई ना कोई तो रूप निकाल ही लिया जाएगा। ठीक, खैर, CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की गई कानूनी निविदा है, जिसे ई-रूपी कहते हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब RBI के जरिए, अर्थात इसकी मान्यता है, अर्थात इसकी वैधता है। ठीक है, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें ऐसा नहीं होता, अर्थात ये क्रिप्टो करेंसी के विपरीत है। इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थित किया गया है और इसमें स्थिरता व विश्वास है, मतलब गारंटी है। अर्थात जो लोग कहते हैं ना गांधी जी ऐसे हैं, गांधी जी वैसे हैं, गांधी जी ये हैं, तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है, उनके जेब में जो गांधी जी पड़े हैं उनको रोड पे फेंक दें, फाड़ के फेंक दें, पता चल जाएगा कि गांधी की कीमत क्या है ना। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेसी बड़ा चिढ़ाते रहते हैं मोदी जी को। मोदी जी जब भी फॉरेन जाते हैं तो, क्योंकि फॉरेन जाओगे तो वहाँ गोडसे की प्रतिमा तो आपको मिलेगी नहीं, है ना हिंदुत्व राष्ट्र का आपको वहाँ पे स्लोगन मिलेगा। वहाँ क्या मिलेंगे? वहाँ आपको मिलेंगे गांधी, वहाँ आपको मिलेंगे नेहरू, वहाँ आपको मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस, वहाँ आपको पटेल भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पटेल लोकल लीडर थे और ये जो लोग लीडर थे ये ग्लोबल थे, और इनमें भी सबसे टॉप लेवल पे गांधी थे। इसलिए विश्व के हर देश में किसी की प्रतिमा आपको मिले या ना मिले, लेकिन गांधी की मिलेगी। और आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि वहाँ पे गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया, ये कभी नहीं सुन सकते हो आप। ठीक, क्योंकि गांधी सबके थे। खैर, वापस आते हैं। ये फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ एक विनिमय योग्य है। एक से एक ये हटा दो, है ना। फिएट मुद्रा के साथ विनिमय योग्य है। फिएट मुद्रा क्या होती है ना, नॉन फिएट मुद्रा क्या होती है, और कहते हैं टोकन मनी क्या होता है, ये सब हमने आपको इकोनॉमी में पढ़ा रखा है। या प्लास्टिक मनी क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ बस इतना जान लो कि फिएट मुद्रा को राष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं, जो सोने या चांदी जैसी किसी वस्तु की कीमत से जुड़ी नहीं होती है। अर्थात इस मुद्रा का संबंध सोना या चांदी से नहीं होता है कि हमारे पास 100 kg सोना है तो इतनी ही करेंसी हम छाप सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC को ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके लेन देन किया जा सकता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, UPSC ने इस पे क्वेश्चन पूछ ही रखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या उपयोग नहीं है। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। CBDC की अवधारणा सीधे तौर पर बिटकॉइन से प्रेरित है। बिटकॉइन का मतलब जो आप देखते होंगे आए दिन चर्चा में रहती हैं, है ना, तो आपको याद नहीं रखना है इसमें कुछ भी। प्रेरित है। ये विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से भिन्न है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती। मतलब ये आभासी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, जो वर्चुअल करेंसीज हैं, ठीक है, या क्रिप्टो जो करेंसीज हैं, उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि उनको राज्य द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बट CBDC को कानूनी निविदा प्राप्त है, कहीं राज्य द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। एक चीज़ देखो, यहाँ पे
आप जब फर्स्ट टाइम इस लाइन को पढ़ रहे होंगे कि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे तौर पर बिटकॉइन से प्रेरित थी, ये विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं व क्रिप्टो परिसंपत्तियों से भिन्न है ना। ये शब्द बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे आपको दे दे कि समान है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती, तो आप कहोगे गलत है। मतलब ये कॉमा लगने के बाद इस लाइन का संबंध इससे हो गया है, क्योंकि इसने कह दिया कि आभासी मुद्राएं क्रिप्टो करेंसियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और सीबीडीसी को कानूनी निविदा प्राप्त है। आप में से जिन बच्चों ने मेरे साथ पजल की क्लास करी है उनको मैंने बताया है कि जो शब्द आ जाए और शब्द आ जाए तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इवन मैंने आपको शायद ब्लड एंड रिलेशन की क्लास कवर कराई है, वहाँ पर भी इसका अर्थ बताया। तो दोनों क्लासेस वहाँ पे जाके आप देख लो। बाकी ये चीज़ें आपसे नहीं पूछे जाएंगी, आप इसको यहाँ स्किप कर सकते हो या कॉमन सेंस के लिए पढ़ सकते हो। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि बहामास जो एक कंट्री है 2020 में उसने अपनी राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली इकोनॉमी बनी है। मतलब बहामास एक ऐसा देश है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा बहामास है कहाँ पे सर, तो आपको मैं दिखाता हूँ मैपिंग में। तो जैसे आप ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत से हम चलेंगे वेस्ट की ओर, ठीक है। ये वेस्ट की ओर जो ही हम पहुँचे तो ये ऊपर हमको मिला नॉर्थ अमेरिका, नीचे मिला साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर आप जूम करोगे तो ये कौन सी कंट्री है? कैरिबियन कंट्री। और इन्हीं कैरिबियन कंट्री में है आपका क्या? बहामास। ये देखो, है ना, ये आइलैंड है एक तरीके का। तो इसी ने पहली सीबीडीसी जारी करके, या कह सकते हो पहली अर्थव्यवस्था बन गई है जिसने सीबीडीसी जारी किया है। दूसरा है नाइजीरिया, इसने ई नायरा प्रारंभ करने वाला दूसरा देश है। ई नायरा नाम की इसने सीबीडीसी लॉन्च की। जैसे हमने ई रूपी किया है वैसे उसने ई नायरा किया है। और चाइना ने डिजिटल मुद्रा ई CNY का संचालन करने वाली विश्व की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था। देखो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये है पहली अर्थव्यवस्था और ये है पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था। मतलब बहामास का जो कह सकते हो आयतन, वॉल्यूम है इकोनॉमी का, वो कम है। लेकिन चाइना को तो आप जानते हो वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी है ना। चाइना, अमेरिका, इंडिया, है ना, जापान, जर्मनी, तो चाइना को ज़्यादा अच्छे से काउंट किया जाता है। तो विश्व की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था चाइना, बहामास पहली अर्थव्यवस्था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये यूपीएससी में नहीं आएंगे, ठीक। बाकी आपको क्या पता है कि लाभ क्या है? सिक्योरिटी है, बेहतर दक्षता है, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है? वित्तीय समावेशन का सामान्य सा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति की पहुंच बैंक से करा देना डिजिटल रूप से, ठीक। इसी को बोलते हैं वित्तीय समावेशन। या कहीं पर भी कोई व्यक्ति खड़ा है उसका बैंक के साथ में कनेक्शन हो जाना। बाकी आपको याद नहीं रखना है। उन्नत अनामिकता, ये देखो शब्द क्या है? उन्नत अनामिकता, उपयोगकर्ताओं के नगद लेन देन की अनामिकता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी लेन देन विवरण को हटाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है ना। अनामिकता, अनामिकता का मतलब तो मुझे भी यहाँ नहीं पता है हिंदी में, है ना। इंग्लिश में भले पता हो सकता है ट्रांजैक्शन को ही इन्होंने लिख दिया हो, है ना, जो मतलब ट्रांजैक्शन होगा। ऑफलाइन कार्य क्षमता नहीं पूछा जाएगा। प्रोग्रामिंग क्षमता ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, चुनौतियों को लेकर आ सकता है तो साइबर सुरक्षा एक है, प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे आ जाएगा, और यूपीआई वरीयता और अंतर संचालितता। मतलब लोग यूपीआई को जो अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, है ना। गैर लाभकारी सीबीडीसी, मतलब गैर ब्याज वाला बना दिया, है ना। इसमें मतलब किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अभी तो क्या लोग पैसा बैंक के जरिए पैसा अपना उगाही कर लेते हैं, जब बैंक ही यहाँ से ख़त्म कर दी जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। बाकी निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा, जमा के लिए निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उधार देने और निवेश आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना, ये मेंस का फिर टॉपिक हो जाएगा, ठीक। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अगला हमारा जो आर्टिकल है ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला हमारा आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में। और ध्यान रखना ये अलग है। एक और आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? एक आपने देखा होगा G20 में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है। और जो क्या कहते हैं G20 में घोषित किया गया वो भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक। तो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे पढ़ाई रखी हैं।
और इसी तरह के मैप को लेकर आपने देखा होगा यूएन में अभी बेंजामिन नेतन्याहू वो पहुँचे थे और वो बड़ा मैप वायरल हुआ था, क्योंकि उनका क्या कहना था कि जब ये ट्रेड रूट्स ऐसे बनाए जाएंगे तो यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, जैसे हौथी हो गया, हिजबुल्ला हो गया, वो व्यापार को बाधित करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वो व्यापार को बाधित करें। इसीलिए हम यहाँ पर सफाई अभियान जारी किए हुए हैं, मतलब इसीलिए हम यहाँ के आसपास के देशों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ताकि सफाई हो सके। समझ गए? तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन देश शामिल हैं, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं, और कब इसे शुरू किया गया, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी मैपिंग की दृष्टि से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक सी किससे लगता है, मेडिटेरियन सी से कौन देश लगते हैं, नॉर्थ सी या बाल्टिक सी से कौन से देश, अरेबियन से कौन, कैस्पियन से कौन, ये तो सब हम पढ़ाएंगे आपको मैपिंग की क्लास में। ठीक है, अभी बस बेसिक इतना याद रखो कि भारत के विदेश मंत्री इस चीज़ को लेकर पहुँचे थे। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या है, तो 7200 किलोमीटर का लंबा बहुविधि, बहुविधि का मतलब कि इसको कई तरीके से, रेलवे से भी, सड़क से भी, है ना, जहाज से भी, कई तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए उत्तरी यूरोप तक फैला हुआ है। 2000 में, मतलब वर्ष 2000 में ईरान, रूस और भारत के बीच ये समझौता हुआ था। बाद में इसमें कई देश आए जिसमें अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप, है ना, रेल, सड़क आदि मतलब मार्गों को इसमें जोड़ा गया। आज की डेट में इसमें कितने देश हैं, तो आज की डेट में भारत है, ईरान है, रूस है, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, सीरिया, ओमान, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बुल्गारिया। ठीक है, ये सब के सब इसमें देश शामिल हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अगला हमारा जो आर्टिकल है, आपको अच्छा मैप एक बार दिखा दें। जैसे ये हमारा प्यारा, मतलब हमारा नहीं है प्यारा, अमेरिका है जैसे मान लो। ठीक, यहाँ से आप आओगे इस तरफ तो ये जैसे मान लो भारत है। ठीक है, ये हमारा अरब सी है और यहाँ पे ये है आपकी फारस की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर है ये आपका लाल सागर। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी, ये है सुएज कैनाल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो मतलब इजराइल की सीमा यहाँ लगेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं ये सारे देश। ये ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सी है, ये यहाँ पे आपका अरल सी है। ठीक है, तो आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे आप रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, हंगरी, यूक्रेन, बेलारूस, है ना, ये सब आप देश देख ही रहे हो। सेंट पीटर्सबर्ग जो अभी मैंने आपको बताया, ये बाल्टिक सी, है ना, यहाँ पे कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, ये नॉर्थ सी, ये सब पढ़ाएंगे मैपिंग में। जब आएंगे आपको क्लासेस कराएंगे तो पढ़ाएंगे। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है वायनाड भूस्खलन को लेकर। आपने देखा होगा कि वायनाड में लैंडस्लाइड हो गया और काफ़ी सारे लोग मर गए और ये बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि मतलब भूस्खलन था। तो इसको लेकर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, इवन आपको भी पता है कि वायनाड किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, राहुल गांधी जी के। अब फिलहाल उनकी सिस्टर चुनाव लड़ रही हैं उनकी सीट पे, क्योंकि उन्होंने रायबरेली को चुना था और इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो नेता विपक्ष के नाते उन्होंने भी केंद्र सरकार से कहा था कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से क्या होगा कि फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी और ज़्यादा आएगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मना कर दिया कि हम राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि हम पैसा दे सकते हैं, 900 करोड़ तक की राशि दे सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रोविजन क्या है और क्या क्यों इसको नहीं किया गया। तो पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रोविजन नहीं है। एक ये इम्पोर्टेंट बात, अर्थात केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य की जिम्मेदारी है तथा केंद्र इसके लिए रसद और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। रसद का मतलब राशन, जो खाने के सामान है, गेहूं, आटा, तेल वगैरह, है ना, इन चीज़ों को कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित किया गया है, कैसे किया जाएगा, तो आप बता देना नहीं सर। ठीक, भूस्खलन और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए व्यक्तियों को वित्तीय राहत SDRF दी जाती है। गंभीर आपदाओं में अलग चीज़ है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है।
एक बात बताना, जो ये आपदा का जो हमारा मतलब ये राष्ट्रीय आपदा जो अधिनियम है ना, इसके हेड कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपदा के हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जी। ठीक, इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा का पूरा ये बोर्ड कार्य करता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है आप में से अधिकांश बच्चों से, मैंने कहा कि आप में से जिन बच्चों को मॉडर्न इंडिया का कोर्स लेना हो वो परचेज कर सकते हैं। तो आप या तो श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐसा ही लोगो आपको मिलेगा, और या वेबसाइट में जाके श्री IAS एकेडमी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और फिर भी दिक्कत हो तो ऐसी PDF में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके ऐसे बस क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सीधे आप कहाँ पहुँचोगे, श्री IAS एकेडमी के डायरेक्ट ऐप पर। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, जैसे ये है ना पिक्चर, यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधे आपको श्री IAS एकेडमी के ऐप पे पहुंचाएगी। अब फाउंडेशन कोर्स में क्योंकि आपको जाना है तो यहाँ पे आप फाउंडेशन कोर्स क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो भी कोर्स हैं फाउंडेशन के वो आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, मॉडर्न इंडिया का कोर्स जैसे लेना है तो ये मॉडर्न इंडिया का कोर्स है 250 रुपये का, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जो भी इसमें फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, क्लासेस आप देख लो, समझ में आए तभी लेना है ना। सारे कोर्सेज वगैरह आपको मिलेंगे। बाकी बच्चों ने जिन्होंने कोर्स लिया है उनके व्यूज़ आप देख सकते हो, उन्होंने क्या कह रखा है क्या नहीं कह रखा है ना। यहाँ पे इसके फोल्डर सारे बने होते हैं पूरे, और चैप्टर वाइज हैं, ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज ना हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक, तो ये पूरा आपका कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक 15 तक। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में आई आज की। बाकी आप में से जिसको इच्छा हो 250 रुपये का कोर्स परचेज कर सकता है। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में 22 नवंबर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।